हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सर्वे आया है कि इंडियन रुपी जो है वो एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है और लास्ट क्वार्टर में वो 2% डाउन हो गया है। तो ऐसा क्यों है, उसके क्या रीजंस है? तो चलो शुरू करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा इधर से निकाला, नियरली $4.2 बिलियन जितना इधर से पुल आउट हो गया पैसा। और उसका असर आप शेयर मार्केट में भी देखा, शेयर मार्केट कितना 10% डाउन हो गया उसका टॉप से। दूसरा क्या रीजन है कि जो ओमिक्रॉन नया वायरस आया है उसका स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत सारी जगह पे उसका असर देखा गया है, इसलिए भी पैसा पुल आउट हुआ है। दूसरा कि जो डॉलर है, यूएस का डॉलर, वो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसके कारण भी इंडियन रुपी। और एक रीजन है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, वो स्ट्रेंथ हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो उधर के इन्वेस्टर हैं तो वो लोग इधर से मनी पुल आउट करके, क्योंकि अभी जो रुपी है वो 75.24 पे रन कर रहा है। उसमें ऐसा हुआ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपना रिजर्व्स में से डॉलर को सेल किया है, क्योंकि जो बढ़ता है रुपी एकदम से वीक होता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है कि रिजर्व जो रहता है गवर्नमेंट के पास, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें से वो डॉलर सेल करके उसको बैलेंस करते हैं। रुपी है डेप्रिसिएट होने से बहुत फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग को बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो डॉलर में होते हैं और डॉलर में होने से क्या है कि उनको पेमेंट डॉलर में आता है और उससे उनका जो इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि रुपी वीक होने से रुपी ज्यादा आता है। सेम ट्रांजेक्शन में रुपी ज्यादा आता है कन्वर्ट होकर, तो फायदा ज्यादा होता है। लेकिन उसका जो दूसरा इंपैक्ट है वो ऐसा गिरता है कि जो देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ये सेंट्रल बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है, जो प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स है उसका जो राइज हुआ है वो 4.9% हुआ है। फ्यूल एंड पावर उसमें 40% का जंप आया है और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसमें इन्फ्लेशन 12% का जंप आया है। जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है नवंबर का वो 5% का आया है और जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसका 14% जंप हुआ है। अभी क्या है, ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने से और अपना मनी वैल्यू डाउन जाने से सेंट्रल बैंक को एक बड़ा टेंशन का काम है। तो उसको क्या करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे रखना पड़ता है। जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहता है तो इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांसेस बहुत है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना पड़ता है और कंट्रोल करके नीचे रखना पड़ता है। नीचे रखने से क्या है कि बोरोइंग्स जो बिजनेस है उसमें बोरोइंग्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट नीचे होने से लोग बोरोइंग करेंगे और बिजनेस करेंगे, और रेपो रेट कम रहने से बैंक को ज्यादा से ज्यादा फंड कम बैंक में मिलेगा। तो बैंक भी क्या है, आगे जो करेगी, लोन देगी, तो वो लोन भी कम ब्याज पे देगी। तो क्या है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेस है, सबको जो लोन है वो कम परसेंटेज से मिलेगा, तो लोग लेंगे और डेयरिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे। जो इंडियन इकोनॉमी है उसको रिवाइवल भी आएगा और इकोनॉमी में स्टेडीनेस भी आएगा और मैन्युफैक्चरिंग और उसमें एक्सपांशन होएगा और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा। आज के दिन भी जो इंटरेस्ट रेट है वो हिस्टोरिक लो पे है। अभी जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका क्या कहना है, ग्लोबली इकोनॉमिक्स आर ओपनिंग अप एंड एक्टिविटी लेवल्स आर रीचिंग प्री पेंडेमिक लेवल्स। एट द सेम टाइम द recurrence of COVID-19 waves in many parts of the world, including the appearance of the Omicron variant, stubborn inflation and headwinds from continuing supply bottlenecks cast the shadow। और उन्होंने ऐसा मना भी नहीं किया है कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो बहुत बढ़ गया है और रुपी का जो फ्लक्चुएशन है और ये जो डेप्रिशिएट हो रहा है जो रुपी, वो सेंट्रल बैंक के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share to your family and friends. Thank you for watching.
बाय।